नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ट्विक जोन में। जैसा कि आपको पता है, हम इस सेशन में एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट का नाम प्रेजेंट में और भी बदल दिया गया है। इसका नाम क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन रख दिया गया है। तो जो चैप्टर हम अभी क्वेश्चंस MCQ देखने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटी सर्वेइंग। इसमें 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और हम अभी आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रारंभिक प्राकलन के अंतर्गत नहीं आता है। तो बताना है कि इनमें से कौन प्रारंभिक प्राकलन के अंतर्गत नहीं आता है। हमको पता है प्रारंभिक प्राकलन जो करते हैं रफ वे में करते हैं और उसको डिटेल में हम नहीं जानते हैं, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसका किसी राजकीय बजट में जो धन आवश्यक आवंटित की जाती है बजट में, तो वो उसके लिए हम जो प्राकलन यूज करते हैं वो प्रारंभिक प्राकलन ही होता है। अब देखते हैं इनमें से कौन प्रारंभिक प्राकलन है। प्रारंभिक प्राकलन के 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप होते हैं। अब देखते हैं प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट यह कौन सा है। यह प्रारंभिक प्राकलन के अंडर में आता है। क्यूबिकल रेट एस्टिमेट भी आता है। यूनिट एंड रनिंग रेट एस्टिमेट भी आता है। जो डी है हमारा, यह किसके अंतर्गत आता है? यह डिटेल प्राकलन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? डिटेल प्राकलन के अंतर्गत आता है। एनुअल रिपेयर वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण प्राकलन जो किसके अंदर आता है? यह डिटेल प्राकलन के अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये जो कि यह किस प्रकार का प्राकलन है? यह डिटेल प्राकलन के अंतर्गत आता है, डिटेल्ड एस्टिमेट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विस्तृत प्राकलन के अंतर्गत नहीं आता है। हमको बताना है कि कौन हम इनमें से विस्तृत प्राकलन के अंतर्गत नहीं आता है। तो अभी हमने देखा एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट, इसके और क्या बोलते हैं? वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण एस्टिमेट। यह किसके अंतर्गत आता है? ये डिटेल प्राकलन के अंडर में आता है। पूरक प्राकलन किसे बोलते हैं? पूरक प्राकलन जब किसी हम कार्य में कुछ अधिक हम चीज़ें उसमें बढ़ा रहे हैं, उसमें संशोधन कर दिया कि एक्स्ट्रा कमरा बनाना है या फिर एक्स्ट्रा कुछ वर्क करना है, तो उसके लिए हम पूरक प्राकलन बनाते हैं। यह विस्तृत प्राकलन के अंडर में आता है। संशोधित प्राकलन, उसमें क्या होता है, उसके कुछ समय बाद उसके जो हमने धन आवंटित किया था उसमें वृद्धि हो गई है, सामग्री की रेट बढ़ गया है, तो उस स्थिति में हम संशोधित प्राकलन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संशोधित प्राकलन। तो संशोधित प्राकलन, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट और एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस एस्टीमेट किसके अंदर आता है? यह विस्तृत प्राकलन के अंतर्गत आता है। तो हमारे यहाँ पूछा गया निम्न में से कौन विस्तृत प्राकलन के अंडर में नहीं आता है। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि राजकीय बजट क्या है? राजकीय बजट में आवश्यक धनराशि का प्रावधान रखने के लिए किस प्रकार के प्राकलन उपयोग में लेते हैं? किस प्रकार का प्राकलन यूज में लिया जाता है जब राजकीय बजट में आवश्यक धन का प्रावधान किया जाता है? तो प्रारंभिक प्राकलन जो बनाता है, जिसे हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट या रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हम आंसर हो जाएगा। प्रतिशत दर प्राकलन किसके अंडर में आता है? ये हमारे यहाँ इसका आंसर ये सही होगा। प्रतिशत दर प्राकलन किसके अंडर में आता है? तो यह प्रारंभिक प्राकलन के ही टाइप्स में आता है। पूरक प्राकलन किस में आ जाता है? यह विस्तृत प्राकलन में आता है। संशोधित प्राकलन किसके अंडर में आता है? यह भी विस्तृत प्राकलन के ही अंडर में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो क्या होता है। हम प्राकलन को मोटे तौर पर 2 भागों में बांट देते हैं। पहला जो टाइप होता है क्या होता है? प्रारंभिक प्राकलन। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक प्राकलन
प्रिलिमिनरी प्राकलन बोलते हैं, और सेकंड क्या होता है, डिटेल प्राकलन बोलते हैं। प्रिलिमिनरी प्राकलन में कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। पहला क्या होता है, प्लिंथ एरिया मेथड हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, क्यूबिकल हो जाता है, यूनिट एंड रनिंग रेट एस्टिमेट हो जाता है। इसमें कुल टोटल 5 होते हैं। इसमें कितने होते हैं, इसमें 4 आ जाते हैं। आइटम 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 रेट एस्टिमेट हो जाता है पहला। सेकंड क्या हो जाता है, सप्लीमेंट्री हो जाता है। हमारा थर्ड हो जाता है रिवाइज हो जाता है। और कौन सा हो जाता है, वार्षिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला हो जाता है। तो इसमें 4 हो गए, इसमें 5 हो गए। टोटल कितने टाइप्स हो जाते हैं, 9 टाइप्स हो जाते हैं एस्टिमेट के। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, अब अपने क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अनुरक्षक कार्य, सफेदी, पेंट आदि आदि कार्य के लिए कौन सा प्राकलन बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या प्राकलन बनाते हैं, एनुअल रिपेयर में हम क्या करते हैं, पुराने जो वर्क हुए हैं उसकी मरम्मत करते हैं। घर है तो उसमें क्या हो सकता, पेंट किया जाता है। जो खिड़की है, खिड़की के कांच टूट गए हैं तो कांच को बदला जाता है। तो यह इसके लिए हम एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट बनाते हैं। प्रतिशत दर प्राकलन में भी क्या किया जाता है, तो यह प्रतिशत दर प्राकलन पुराना जो एस्टिमेट बना हुआ है उसका हम परसेंटेज के हिसाब से ले लेते हैं। उसका हम कितना ले लेते हैं, लगभग मैक्सिमम हम 1.5% उसका लेते हैं। अगर मूल जो लागत है उसका 1.5% लेते हैं। तो प्रतिशत दर प्राकलन में पूरक प्राकलन क्या होता है, जब उसमें हम किसी एक्स्ट्रा, हम जो प्राकलन बना हुआ है, एस्टिमेट बना हुआ है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमने जोड़नी है। एक्स्ट्रा रूम बनाना है या फिर बालकनी बनानी है, फिर जो भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो हम पूरक प्राकलन बनाते हैं। संशोधित प्राकलन में क्या होता है, संशोधित प्राकलन में हम क्या करते हैं, उसका रेट बढ़ गया है, मतलब सामग्री जो यूज की जा रही है या फिर उसकी गुणवत्ता में वृद्धि की जा रही है, तो वहाँ पर जो रेट बढ़ जाता है, प्राइस अमाउंट की मात्रा बढ़ जाती है, तो वहाँ पर हम रिवाइज संशोधित प्राकलन का यूज करते हैं। अनुरक्षण में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रतिशत दर प्राकलन और एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्राकलन। यहाँ पे हमारा ये होना चाहिए ए एंड यहाँ पे बी होना चाहिए था। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। सही आंसर ई हो जाएगा, और ए एंड बी यहाँ होना चाहिए। यहाँ हमारा सही आंसर क्या होगा, ए एंड बी हो जाएगा। क्या होगा, ए एंड बी, ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि CBRI समीकरण का प्रयोग किस प्रकार के प्राकलन बनाने में करते हैं। तो यह किस प्रकार के प्राकलन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो यह सामग्री व श्रमिकों के आधार पर जो प्राकलन किया जाता है, यह किसके अंडर में आता है, यह रफली प्राकलन या फिर प्रिलिमिनरी प्राकलन के अंतर्गत आता है। प्राथमिक प्राकलन के प्रारंभिक प्राकलन के अंडर में आता है। और CBRI समीकरण का प्रयोग सामग्री व श्रमिक के आधार पर प्राकलन जो किया जाता है एस्टिमेट बेस्ड ऑन मटेरियल एंड लेबर जो किया जाता है, यह एस्टिमेट उसके बेसिस उसमें हम क्या यूज करते हैं, CBRI समीकरण का यूज करते हैं। CBRI का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। CBRI का फुल फॉर्म, CBRI, सी फॉर क्या होता है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ रुड़की द्वारा यह समीकरण दिया गया था। किसके द्वारा, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ है, रुड़की में, उसके द्वारा हमको एक फार्मूला दिया गया था जिसका हम सामग्री और श्रमिकों के आधार पर प्राकलन बनाने में यूज करते हैं। यह जो समीकरण यूज किया जाता है तो वहाँ कहाँ तक सूटेबल होता है, तो 80 से 300 स्क्वायर मीटर क्या होता है, 380 से 300 स्क्वायर मीटर तक इसका अगर क्षेत्रफल है, प्लिंथ एरिया है, तब यह हमारा समीकरण फॉलो करता है, इक्वेशन हमारा फॉलो करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तहखानों अथवा पूछ रहा है कि तहखानों अथवा ऊपरी फर्श, क्या है तहखानों अथवा ऊपरी फर्श में, तहखानों अथवा ऊपरी फर्श तल पर आच्छादित क्षेत्रफल भवन के उस फर्श कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लिंथ एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुर्सी क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुर्सी क्षेत्रफल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि अगर कुर्सी हम CBRI यह समीकरण का यूज तभी हम कर सकते हैं जब प्लिंथ एरिया हमारा जो है क्या है, प्लिंथ एरिया 80 से 300 स्क्वायर मीटर तक रहेगा, 300 वर्ग मीटर तक रहेगा, तभी हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। प्लिंथ एरिया किसे बोलते हैं, प्लिंथ एरिया थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये सपोज ये क्या है, घर बना हुआ घर, ये हमारा क्या है, कुर्सी है। तो कुर्सी में क्या होगा, ये वाला बीच वाला पार्ट, इसमें कुछ ऐसा होगा जिसे हम उसी का क्षेत्रफल न्यू, अगर न्यू ये है, न्यू में क्या होगा, आधा बनाया जाएगा और ये घर के अंडर में आ जाएगा। तो बाहरी जो खसका उसको छोड़ देते हैं और संपूर्ण क्षेत्रफल हम लेते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लिंथ एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कुर्सी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखते हैं। कुर्सी क्षेत्रफल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल घटाने पर जो से क्षेत्रफल माना जा, उस क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं। सीधा से जब कुर्सी क्षेत्रफल में से हम क्या कर रहे हैं, दीवार का क्षेत्रफल हम घटा देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं। तो जो हमारा दीवार के अंदर में ही लेते हैं, इस क्षेत्रफल को क्या लेते हैं, दीवार के अंदर, दीवार वाला क्षेत्रफल घटाने पर जो हमको क्षेत्रफल मिलता है उसको क्या बोलते हैं, फर्श क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोर एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोर एरिया। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटे तौर पर उठने बैठने, क्या बोल रहे हैं इसमें, मोटे तौर पर उठने बैठने के लिए निर्धारित सामान्य कक्षों का फर्श क्षेत्रफल कहलाता है। तो मोटे तौर पर उठने बैठने के लिए जो निर्धारित सामान्य कक्षों का फर्श क्षेत्रफल है उसे हम क्या बोलते हैं, कारपेट एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कारपेट। नॉर्मली जिस क्षेत्र में हम कारपेट बिछाते हैं उसको ही कारपेट एरिया हम बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सी कारपेट एरिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं। नेक्स्ट है भवन के भीतर एक कमरे से अन्य कमरों जैसे रसोई, स्नान, स्टोर तक जाने के लिए छोड़ा गया फर्श क्षेत्रफल क्या कहलाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट कि निम्न में से किसी कुर्सी क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो कुर्सी क्षेत्रफल में हम कुर्सी तल के बाहरी खसकाव जो होता है, जैसे ये नींव है जो चारों तरफ ये बना हुआ है, क्या है, नींव बना हुआ है। तो नींव के हम इंटरनल वाला ये वाला भाग, ये वाला भाग हम ये वाला लेते हैं, और ये बाहर साइड वाला ये वाला जो एरिया है इसको हम नहीं लेते हैं, ये वाला जो एरिया है नहीं लेते हैं। और नहीं लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पहला इसमें सम्मिलित नहीं सम्मिलित होता है कैंटिलीवर स्लैब वाली पोर्च, जिसमें कैंटिलीवर स्लैब वाला पोर्च रहता है उसको हम नहीं इंक्लूड करते हैं। आंगन, खुला वाला क्षेत्र, अटारी जो छज्जा निकला होता है, बालकनी वाला ये वाला एरिया भी हम ऐड नहीं करते हैं कुर्सी क्षेत्रफल में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी को हम कुर्सी क्षेत्रफल में इंक्लूड नहीं करते। सही आंसर डी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आपको। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।